दोस्तों एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी ने टोटल 24,369 वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं इस बार, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं नोटिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मेरा एम्फेसिस होगा, मेरा जो मेन मतलब एरिया मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म या तो इनिशियल स्टेज पे रिजेक्ट हो जाता है या तो बाद में। मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकाल लेते हैं, आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो वहां पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उन पे मेरा स्पेशल एम्फेसिस होगा, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और ये गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करनी होंगी। जो एसएससी ने नोटिफाई किया है उन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से इनको एक बार कवर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो डेट है 30 नवंबर तक आपको फॉर्म भर देना है, लेकिन कोशिश करिए कि उससे बहुत पहले ही आप अपना फॉर्म भर दें। ठीक। अच्छा, हर बार क्या होता था कि एक आपको विंडो मिलती थी दोस्तों। आप क्या कर सकते थे कि फॉर्म आपने भर दिया, फिर अगर कुछ गलती है तो उसको सही करने का टाइम मिलता था। इस बार सही करने का टाइम नहीं है, तो आपको कोई भी गलती फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है, क्योंकि आपको अपना फॉर्म अगर कुछ आपने गलत भर दिया तो उसके लिए कोई भी आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको दोबारा सही कर सकें। तो इस एक चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, सीधे सीधे मैं आता हूं, जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी में होने के आसार हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, वो 10th पास चाहिए। 10th पास, 10वीं पास तो कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन 1 जनवरी 2023 तक आपके पास 10th की मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के आ ही चुके होंगे। जो बच्चे 10th पिछले साल क्लियर किए हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो 18 साल के हों तो। ठीक। अच्छा, मेन बात अगर मैं करूं, इससे आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करना बहुत जरूरी है। इस बार एसएससी ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है कोविड की वजह से। तो पहले अगर मैं देखूं, पहले क्या कह रही थी एसएससी कि 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 से काउंट करेगी एज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप 2 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2005 के बीच में आप, मतलब अगर आप बॉर्न हैं तो आप दे सकते थे, लेकिन इस बार आपको मिली है 3 साल की एज रिलैक्सेशन। तो अब क्या है कि अगर आप बॉर्न हैं 2 जनवरी 1997 के बाद से हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो 2005 तक, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब आपका जन्म अगर 2 जनवरी 1997 से 2005 के बीच में, 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक। और ये जो आपको रिलैक्सेशन दी गई है 3 साल की, वो दी गई है आपको कोविड की वजह से। तो आपको ये डेट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलते हैं दोस्तों आगे। ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल राइट। अच्छा, इस बार जो आपको भर्ती होना है, मतलब जो कौन कौन से विभाग हैं जिनमें आपको सेवा का अवसर मिल सकता है दोस्तों, तो वो विभाग जो आपके हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ठीक, सीआरपीएफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी जिसको बोलते हैं हम, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, राइट, और असम राइफल्स में आप एक तो है, और उसके बाद है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। ठीक, तो इनमें वैकेंसीज हैं, लेकिन जो मेजर वैकेंसीज है दोस्तों इस बार अभी देखेंगे हम, वो है बीएसएफ में और सीआरपीएफ में। ठीक, तो अगर आपका आगे ये विचार है कि पढ़ाई करनी है और इन तमाम चीजों पे आपका ध्यान है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए सीआईएसएफ या ये जो आपका है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, इनमें आपकी जॉब लग जाए, लेकिन सीट्स बहुत कम है, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, आइए चलते हैं आगे। अच्छा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा दोस्तों वो कैसे होगा जरा देखते हैं हम। तो एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका है। ठीक, ये एसएससी कंडक्ट कराएगी, इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक, अभी डिटेल इसका देखेंगे हम। इसके अलावा एक होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी, जिसमें आपको दौड़ाया जाएगा, कितना दौड़ाना है वो सारी चीजें भी देखेंगे। और ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा कराएगा सीएपीएफ। ये एसएससी नहीं कराएगी, एसएससी सिर्फ पहला एग्जाम कराएगी। ठीक, एक चीज और है, मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे। मतलब जो पहला एग्जाम है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस वगैरह पूछा जाएगा, ठीक, उसके बाद जो दोनों एग्जाम है आपके, जैसे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, ठीक,
फिजिकल स्टैंडर्ड ऑब्वियसली इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड आपका चेक करेंगे, हाइट वगैरह आप मीट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट वगैरह जो है वो सारा क्वालिफाइंग, मतलब बस आपने क्लियर कर लिया विद इन टाइम फ्रेम में तो आप एलिजिबल हैं। मेरिट आपके पढ़ाई लिखाई के आधार पे ही बननी है, ठीक। तो यहाँ पे आप ज्यादा मेहनत भी करते रहिए, साथ में दौड़ वगैरह तो आपको करनी ही है। अब आते हैं सीबीई जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर है। टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होंगे, मतलब टोटल 160 नंबर का 160 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। जो पूरा सिलेबस आपका ये है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, जीएस जो जनरल अवेयरनेस है आपका उसके 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20, इंग्लिश या हिंदी के 20। ये बड़ी अच्छी बात है, इंग्लिश माध्यम जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे हिंदी का पेपर चूज कर लेंगे तो ये 20 नंबर आपके 20 क्वेश्चंस यहां से आपको 40 नंबर के मिल जाते हैं, ठीक। इससे पहले अच्छा जो टाइम दिया है इन्होंने वो 60 मिनट का आपको दिया है दोस्तों, 60 मिनट्स का आपको दिया है, ठीक, मतलब 1 घंटा, ये पूरा पेपर आपको 1 घंटा कंप्लीट करना होगा। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, इससे पहले सब में 25-25 क्वेश्चन आते थे, अब इन्होंने 20-20 क्वेश्चन कर दिया है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। टाइम भी इन्होंने कम कर दिया, पहले 90 मिनट्स देते थे अब 60 मिनट्स कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न को बदला है, क्वेश्चंस कम किए। अच्छा, ढेर सारे शिफ्ट्स में दोस्तों आपके एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक। चलते हैं आगे। इसके बाद देखें प्यारे बच्चे, तो एक चीज जो बच्चे जिन्होंने एनसीसी कर रखा है, एनसीसी में उनके पास ए बी या सी सर्टिफिकेट है, उन्हें होगा थोड़ा सा फायदा। जो टोटल मार्क्स हैं उसके 2% मार्क्स आपको मतलब वैसे ही मिल जाएंगे अगर ए सर्टिफिकेट है, बी है तो 3% और सी है तो 5%। मतलब अभी आपने देखा कि जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का है, 160 नंबर का है, तो आपको 8 मार्क्स तो बिना कुछ किए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 8, ऐसे आप देख लेंगे टोटल कितना मार्क्स बन रहा है, ठीक। तो ये मार्क्स आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। एनसीसी का जो बेनिफिट है आपको तभी मिलेगा, ठीक है, राइट, जब आपने अप्लाई किया है, आपने ऑप्ट किया है फॉर्म में कि जी मुझे बोनस मार्क्स चाहिए, आपने ऑप्ट किया है फॉर्म में कि जी मुझे बोनस मार्क्स चाहिए, तभी आपको ये फायदा मिलेगा। तो जिन बच्चों का भी एनसीसी है उन्हें ऑप्ट करना है, फॉर्म जब भर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड फॉर्म भरते हुए आपको दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना चाहिए, ठीक। वो वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक। तो बोनस मार्क्स या इंसेंटिव आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आपको पहले ऑप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए कि आप एनसीसी का सर्टिफिकेट आप ड्यू डेट पे प्रोड्यूस नहीं करा पाते, मतलब आप पहुंचे और आपका सर्टिफिकेट नहीं है, तब क्या होगा, क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है एनसीसी का तो फिर ये वाले नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये काउंट नहीं किए जाएंगे जो इधर इन्होंने ऊपर बताया, तो फिर इसको छोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जरा आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चे जो फिजिकल आपका टेस्ट है वो किस तरह से होगा वो देखते हैं जरा। तो पुरुष लोगों का जो मेल्स हैं उनका क्या होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट, 5 किलोमीटर 24 मिनट में उनको दौड़ लगानी होगी, ठीक। और जो फीमेल्स हैं उनको 1600 मीटर 8.5 मिनट, ठीक, राइट। ये वो बच्चे हैं जो लद्दाख रीजन से नहीं है, अगर लद्दाख से हैं तो उनके लिए सेपरेट क्राइटेरिया है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक। खैर, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, ये तो दौड़ हो गई, आपने देखा, यही आपका है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे ही आप कंप्यूटर वाला एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसकी डेट देगा कमीशन मतलब सीएपीएफ देगा आपको डेट, ठीक। डेट्स वगैरह कहां मिलेंगी वो आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे मिलेंगी, उसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, मतलब कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइट जो पुरुष है उनकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, 5 फीट 8 इंच, है ना, ठीक। और अगर महिलाएं हैं तो वो 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक। अब डिपेंड करता है कुछ, जैसे एसटी की हाइट के, एसटी को हाइट में रिजर्वेशन है, इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं भारत के, तो वहां पे भी अलग अलग कहीं कहीं क्षेत्रों पे रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार है, एसटी अगर है मेल तो 162.5 और फीमेल को 150, राइट। इसी प्रकार जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वहां पे 157 और 147.5, तो इन्होंने अलग अलग इस प्रकार हाइट्स का क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर रखा है।
तो ये आपको देख लेना है। ठीक, बात समझ गए आप। आइए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं जरा। प्यारे बच्चे, इसके बाद एक तो आपसे दौड़ लगवा ली इन्होंने, ठीक है, तो दौड़ लगवा ली थी, उसके बाद आपकी हाइट चेक कर ली, और हाइट में ही जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें एक और चीज होगी, आपका चेस्ट कितना है जो मेल्स है, इनका जो अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप नाप आपके देख ले, बहुत दुबले पतले हो तो अननेसेसरी फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पतले हैं तो ठीक। जो आपको चेस्ट अपना एक्सपेंड करना होगा, फुलाना होगा सीना, वो 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी, राइट। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चों को इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, वो रिलैक्सेशन इस प्रकार से है। एसटी जो है उनका चेस्ट का जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंशन 5 का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने ये अलग अलग गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरास, मराठा, उनके लिए अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अलग अलग दे रखा है, ठीक। ऑब्वियसली फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, बट वो एक नॉर्मल मतलब होना चाहिए, ठीक। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं वैकेंसीज की। वैकेंसीज पे ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे दोस्तों, इधर मेल की वैकेंसीज दी है और इधर दी है फीमेल की वैकेंसीज, और ये वैकेंसी जो है आपकी बीएसएफ की है, फीमेल की है। आप देखेंगे जो टोटल 24,000 वैकेंसी है, उसमें से 10,000 वैकेंसीज तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, बीएसएफ की, ठीक। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी यह है। इसके बाद प्यारे बच्चे आपको नजर आएगा, टोटल आप देखेंगे एक बड़ी वैकेंसी अगर इसके बाद, तो वो नजर आती है सीआरपीएफ में। इसमें है टोटल 9,000 के लगभग वैकेंसी। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 19,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ और सीआरपीएफ में है। इसके बाद जो 5,000 बच गई, 5,500 के राउंड, वो दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग में आपको दिखेंगे, ठीक। जैसे सीआईएसएफ में है सिर्फ 100 वैकेंसी, मेल्स के लिए है 90 और फीमेल्स के लिए है 10, ठीक। इसी प्रकार सशस्त्र सीमा बल, इसमें भी काफी कम वैकेंसीज हैं, ठीक है। एसएसएफ में भी काफी कम वैकेंसीज है, लेकिन अगर आप मेरिटोरियस बच्चे हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना होगा कि आप कोशिश करिए सीआईएसएफ लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेनस जो आपका काम रहेगा वो नहीं रहेगा, तो आप आगे तैयारी कर पाएंगे एग्जाम की, ठीक। तो सीआईएसएफ आप ले सकते हैं या फिर एसएसएफ भी आप ले सकते हैं, ठीक। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी वैकेंसीज है, और ये ऑल इंडिया है। ये स्टेट वाइज आपसे कुछ चीजें मांगी जाएंगी, अभी मैं डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो बहुत ध्यान से आपको समझना है। उसकी वजह से इस बार बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक। दोस्तों अगर पे स्केल की बात करूं, आपको सैलरी कितने मिलेगी, तो सैलरी इसमें देखिए 2 तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है सैलरी का स्ट्रक्चर। एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अलग है, वो है लेवल 1 की जॉब, जिसमें आपकी सैलरी बन जाएगी 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास, ठीक है। और जो लेवल 3 की जॉब है, बाकी जो सारी हैं, उसमें आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा बनेगी, तो उसमें आपकी जो सैलरी होगी वो 36,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक। ये 36 to 40 के बीच में, राइट, ठीक। तो ये सैलरी का हो गया, अलग अलग ये लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 3, ठीक। आइए चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये जो एरिया है इसको समझा रहा हूं मैं आपको, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझना। ये जो वैकेंसीज हैं ये स्टेट वाइज अलग अलग होंगी वैकेंसीज, और आपको अपने स्टेट का डोमिसाइल देना है और डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल देना है। मतलब या तो जहां आप पैदा हुए हैं वहां का आपके पास डोमिसाइल होगा, या जहां पे आप बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं वहां का डोमिसाइल होगा। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, पहले कंफर्म कर लें कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप कहाँ का प्रोड्यूस कर पाएंगे सर्टिफिकेट, वहीं का फॉर्म में भरें। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन यूपी के हैं और दिल्ली में रह रहे हैं अभी, अब वो यूपी का डोमिसाइल नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन दिल्ली का कर पाएंगे, तो उन्हें भरते वक्त दिल्ली स्टेट ही ऑप्ट करना है, यूपी नहीं ऑप्ट करना। लेकिन आप यूपी से हैं, मेरठ से बिलोंग करते हैं, यूपी के मेरठ जिले से या आगरा जिले से, तो आप आगरा का यूपी आगरा डोमिसाइल आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। और वही आप फॉर्म में इस टाइम भर रहे होंगे। अगर इसमें आपने थोड़ी भी गलती की तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो ये आपका फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। भले ही आपने सब सारे एग्जाम क्लियर किए थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल पीएचटी आपने क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, लेकिन ये आपको तब भी इन एलिजिबल मान देंगे, आपको हटा दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो रिकन्फर्म कर लें कि डोमिसाइल आपका कहां का बन पाएगा। डेट जो है ऑब्वियसली इसको देने की
वो लास्ट डेट है ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब तब तक आपके पास होना चाहिए, तो बनवा लीजिए, नहीं है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एक बार मैं रिपीट करता हूं मैंने जो बोला है दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज आपको और यूटी वाइज है चीजें इसमें, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना डोमिसाइल सबमिट करना है या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट स्टेट या यूटी का, ठीक है, राइट, आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप इसमें मतलब आपने भर दिया कोई स्टेट और आप उस स्टेट का डोमिसाइल अगर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल। आपने भर दिया था कोई स्टेट लेकिन आपने किसी दूसरे स्टेट का डोमिसाइल सबमिट किया, तब भी आपका कैंडिडेचर हो जाएगा कैंसिल। तो डोमिसाइल का बहुत ही ध्यान रखना है। एक बहुत जरूरी चीज ये है, देखिए इन्होंने लिखा भी है, देयरफॉर कैंडिडेट्स शुड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, ठीक। चलते हैं दोस्तों आगे। अब ये बात है एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज की बात हमने कर ली थी, आपको सब कुछ बता दिया था। तो उसमें 5 साल आपको, अगर SC या ST कैंडिडेट है तो उनको छूट मिल जाएगी, और OBC है तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, और इस प्रकार और ढेर सारी जो है एज के हिसाब से वो मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, फोटोग्राफ, एक मैंने बताया आपसे डोमिसाइल की वजह से फॉर्म्स बहुत सारे रिजेक्ट हो सकते हैं, दूसरा है फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ में आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो होनी चाहिए तो देखिए इन्होंने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है JPEG फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 KB से 50 KB के बीच का आपका फोटो होना चाहिए, ठीक। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, तो इसका ध्यान रखिएगा, अभी का निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। और जो इमेज डायमेंशन होनी चाहिए आपकी फोटो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, चौड़ी 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए उसकी। ये सब तो चीजें ही हैं। मेन चीज क्या है इसमें, मेन इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों वो ये है कि आपने टोपी ना लगाई। आपने चश्मा लगाते हैं ऐसे कोई बात नहीं, चश्मा ना लगाया हो फोटो खिंचवाते वक्त, आपका फोटो बिल्कुल फ्रंट से आ रहा हो, ठीक। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इसको निकाल दूं, साइड रख दूं, ठीक, तो ये जो अभी आपने देखा था ये एक परफेक्ट फोटो, ये अभी जैसे मैं खड़ा था इसको हटा के एक परफेक्ट फोटो था वो, ठीक। कोई टोपी नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये नहीं कि आप यहाँ पे वो लेके खड़े हैं कि इस डेट को मैंने फोटो खिंचवाई या ये मेरा नाम है, कोई आपको कुछ वो चीज शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से एक बढ़िया सी फोटो, ठीक, आपका फेस सामने से होना चाहिए, नहीं कि आप साइड में हैं ऐसे। इन चीजों का ध्यान रखना है। एक फोटो की वजह से ढेर सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और मैंने पाया है कि बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, वो सही से भर नहीं पाते, मोबाइल से भरना मुश्किल होता है। तो आप कंप्यूटर कैफे में जाइए, थोड़े से 10-20 रुपए खर्च करिए और फॉर्म उसी से भरवाइए अच्छे से। फोटो वगैरह का आपको खुद विशेष ध्यान रखना, वो भी गलती कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं कर सकता जो भर रहा है। आप देखो आपकी फोटो प्रॉपर आ रही है कि नहीं, उसको जब वो इस फॉर्मेट में बना रहा है 20 KB से 50 KB के बीच में और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा कर रहा है, तो क्या आपका फोटो प्रॉपर आ रहा है? अगर आपका फोटो प्रॉपर नहीं आएगा तब भी दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। किसका? ये आपका SSC GD का, ठीक। तो फोटो पे आपका स्पेशल एम्फेसिस होना बहुत जरूरी है। अब बात करूं मैं आपसे फीस, तो फीस 100 रुपए है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए और कुछ के लिए फ्री है। जैसे जो विमेन है, औरतें, जो SC कैंडिडेट्स हैं, ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक, तो इनको फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक, राइट। अच्छा, एक चीज और, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे दोस्तों। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, मतलब आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर किया, ठीक, आपने क्या किया उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर कर लिया, फिर आपको बुलाया जाएगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम के लिए और उसी टाइम आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम के साथ होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस टाइम दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, लेके जानी है। जैसे आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जितना भी आपने पढ़ाई की है उसकी सर्टिफिकेट्स आप सारी रख लेना, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट स्पेशली आपको चाहिए एज प्रूफ करने के लिए, ठीक है, और आपका नाम क्या है स्पेशली इसके लिए, और 10th मिनिमम है तो ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता देगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों सब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए, ठीक। एक बार आपके पास वैलिड NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने एग्जामिशन क्लेम की है, अदरवाइज आपका कैंसिल नहीं होगा कैंडिडेचर।
इसके नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे जो आपको बोनस मार्क्स मिले थे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। राइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप पूरा फॉर्म अपना देखेंगे। तो एनेक्सर्स दिए हैं, उन एनेक्सर में उस सबका फॉर्मेट दिया हुआ है, कौन सी चीज कैसी हो, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, कुछ और चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी देखेंगे उनको। ठीक, अच्छा, जब आप दोस्तों, आपको क्या होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट, जैसे जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, तो आप कहां से करेंगे? या तो रीजनल वेबसाइट एसएससी की जो है वहां से, या तो ठीक है सीआरपीएफ की वेबसाइट से। ठीक है दोस्तों, वह इन दोनों जगह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो आपने कर लिया, उसके बाद आपको दो, मतलब अपना एडमिशन सर्टिफिकेट, मतलब एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, इसके अलावा 2 फोटोग्राफ अपनी रख लेनी है पासपोर्ट साइज। ठीक है, वही फोटो आप रख लेना जो आपने चिपकाया था फॉर्म पे, उसी की कॉपी, मतलब वही उसी के जो एक्स्ट्रा आपके पास कॉपीज हो वो रख लेना। कलर फोटोग्राफ्स आप, ठीक है, कलर होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर रखना। ठीक, जिसपे डेट ऑफ बर्थ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपके पास मान लीजिए कोई ऐसी आईडी है जिसपे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसको मत ले जाइए आप वो आईडी ले जाइए जिसपे डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीजें ले जाएं। अच्छा, आधार कार्ड में भी अभी पिछली साल एक बच्चे को आई थी दिक्कत, वो पहुंचा सेंटर पे, और कई बार हम आधार कार्ड निकलवा लेते हैं अपने, जो हमारे वो होते हैं भाई लोग साइबर कैफे वाले, तो वो उस पेपर पे नहीं था, क्या था, तो उसको मान ही नहीं रहे थे वो। तो फिर लड़की थी तो बहुत रोई वो, और फिर किसी तरह उसने उनको कन्विंस किया और फिर मंगाया घर से, उसी जिले में थी तो आ गया उसका और हो गया काम। तो वहां पे आपसे हो सकती है प्रॉब्लम। तो या तो आप ई आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, वो कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, उसकी कॉपी भी रखिए अपने पास दिखाने के लिए। ठीक है, राइट, तो या फिर पैन कार्ड रखिए आप वोटर आईडी रखिए, मतलब एक आध और आईडी प्रूफ रखिए जिसपे आपकी फोटो भी हो, आपकी आईडी, और आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ भी हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक, राइट, तो आप रख सकते हैं आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आई कार्ड रख सकते हैं, डीएल रख सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट। ठीक, आईडी जिसपे एक चीज ध्यान रखना, जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक, या कुछ और रख सकते हैं आप, एम्प्लॉय आईडी कार्ड गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली। ठीक, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ होना सबसे जरूरी। ठीक, ओके, सो प्लीज कैरी आईडी कार्ड, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, विच हैज डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड देयर, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस पे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज ये है कि सारे बच्चे सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे। अगर आपने 2 फॉर्म भरा तो एसएससी उसको रिजेक्ट कर देगी, दोनों फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देगी। मतलब आप जब पहली बार ही भर रहे हो तो बहुत ही इत्मीनान से फॉर्म भरिए आप, ताकि वो फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। अगर आपने एक बार कुछ गलती कर दी और दोबारा फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपका दोनों फॉर्म, ये जो एसएससी जीडी का जो दोनों फॉर्म आप भरेंगे वो दोनों ही एसएससी रिजेक्ट कर दे। इसलिए प्लीज इस पॉइंट को आपको डेफिनेटली बहुत ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे हमारा जो पैन कार्ड होगा उसमें हमारे नाम की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, या आधार कार्ड है उसमें थोड़ी अलग है स्पेलिंग जो हमारी मार्कशीट में है। तो हमें किस आधार पे अपना फॉर्म भरना है वो भी आप समझ लीजिए बहुत आराम से। दोस्तों, आप जो अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, पिताजी के नाम में मान लीजिए कोई स्पेलिंग इधर उधर हो, ठीक है, या माता जी के नाम में कोई स्पेलिंग इधर उधर हो, तो आप किसको बनाएंगे? आधार। आपको बनाना है अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो डिटेल दी है उसी को आधार। लेकिन सर मेरे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो थोड़ी सी गलती है, तो मेरे भाई अभी उसको सही करा लो। ठीक है, अभी सही करा लो, कल ही चले जाओ सही करा लो। ठीक, इस पे लेट मत करना। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तब भी आपका कैंडिडेचर देखिए कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते वक्त। डिटेल कहां से उठानी है? सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से और कहीं से नहीं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। फोटो की बात एक बार मैंने दोबारा ली है, तो फोटो जब आप भर रहे हो तो बहुत ही आराम से फोटो, मतलब जो भी आप जब फॉर्म भर रहे हो तो फोटो की डायमेंशंस वगैरह का ध्यान रखिए। फोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपका चेहरा प्रॉपर विजिबल हो, कैप ना लगाए हो, चश्मा ना लगाए हो। अगर दाढ़ी में रहते हैं तो दाढ़ी में बनाइए, अगर बिना दाढ़ी के रहते हैं आप तो बिना दाढ़ी के। इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब जिस तरह आप रेगुलरली रहते हैं वैसा ही आपका फोटो हो, लुक हो। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। फ्रंट से ऐसे खड़े होकर आपने एक पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाई, बिना टोपी, बिना चश्मे, बिना किसी चीज के, तो बहुत बढ़िया फोटो रहेगी। ठीक, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक, राइट, सिग्नेचर का ध्यान रखना दोस्तों।
सिग्नेचर आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इसके अभाव में भी आपका अगर सिग्नेचर प्रॉपर नहीं रहेगा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा एसएससी इसलिए करती है कि कहीं कोई नकलची वगैरह वहां पे ना आ जाए, एक की जगह कोई दूसरा पेपर ना दे रहा हो। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहां पे भी एसएससी ने कहा है कि भैया अपने डोमिसाइल का आप बहुत ध्यान रखना, डोमिसाइल स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का जब भी आप भरना, क्योंकि जब एक बार आप भर दोगे तो आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। आप चाहोगे चेंज कराना डोमिसाइल स्टेट तो उसको हम नहीं मानेंगे, आप कहोगे जी डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दो, उसको हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ये ध्यान रखना आप कि आपका डोमिसाइल कहां का अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना है तो कहां का आप बनवा रहे हो। ठीक है, प्लीज इसका ध्यान रखना, वहीं का भरना आप। ठीक है, और कहीं का भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, राइट। ठीक, तो ये चीज एक आपको ध्यान रखनी है। राइट, उसके अलावा बिफोर सबमिशन ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स। करेक्ट डिटेल्स ऑब्वियसली होनी चाहिए। एक बार आपने अगर भर दिया तो उसके बाद एसएससी इंटरटेन नहीं करेगी, वो उसको फाइनल मान लेगी। ठीक है, तो इसलिए आराम से भरिए, आपको मॉडिफिकेशन करने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा इस बार। हर बार पिछली बार मिलता था, इस बार नहीं मिलेगा, तो इसका भी ध्यान रखना। ठीक, राइट। सो यू आर अगेन कॉशन्ड दैट, ये लास्ट में एसएससी ने खुद लिखा है, मतलब बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, उसी को मैंने यहां पे लगाया हुआ है। कहती है कि भाई अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये कहां से लोगे आप, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल से लोगे, आप अपना मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से लोगे डिटेल। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है एग्जैक्टली वही आपको लेना है और कुछ नहीं लेना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, राइट रॉन्ग इंफॉर्मेशन के आधार पे। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, और डेफिनेटली इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो अब कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप एक बढ़िया फॉर्म भर पाएंगे और एक बहुत बेहतरीन तैयारी करिए पूरी जान लगा के, और तैयारी खराब ना जाए इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ यार कोई हमें ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज मिस ना हो जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।